नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 25 अगस्त 2021, शाम के 8:15 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। टोटल क्रिप्टो करेंसीज है 11,389। एक्सचेंजेस है 397। मार्केट कैप है $2.069 ट्रिलियन। 24 घंटों का वॉल्यूम है $120 बिलियन। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 43.9% और इथेरियम का है 18%। टोटल मार्केट कैप अगर चेक किया जाए ओवरऑल तो $2.07 ट्रिलियन है और 1.25% से मार्केट नीचे आ गया है कल के हिसाब से सेम टाइम पे अगर आप चेक करेंगे तो। अभी हम लोग टॉप 10 चेक कर लेते हैं कि क्या हाल है। बिटकॉइन फर्स्ट रैंक पे है $48,347 पे, 0.5% से करीब करीब कम हो गया है कल के हिसाब से और 6.85% से बढ़ गया है 7 डेज के हिसाब से। इथेरियम सेकेंड रैंक पे $3,174 पे है, 2.17% से कम हो गया है 24 घंटों में और 3.65% से बढ़ गया है 7 दिनों के हिसाब से। कार्डेनो मतलब एडीए थर्ड रैंक पे है, $2.72 पे है, 0.31% से कम हो गया है 24 घंटों में और 36% से बढ़ गया है 7 डेज में। बाइनेंस कॉइन मतलब बीएनबी है अभी एग्जैक्टली $501 पे, $501.30 पे, 3.91% से बढ़ गया है 24 घंटों में और 24.95% से बढ़ गया है 7 दिनों के हिसाब से। टेदर जो कि एक स्टेबल कॉइन है तो वो $1 पे ही रहेगा। रिपल छठवें रैंक पे $1.16 पे है, 2.62% से कम हो गया है 24 घंटों में और 5.21% से बढ़ गया है 7 दिनों के हिसाब से। डोज कॉइन अभी फिलहाल है 28.99 सेंट्स पे या फिर $0.2899 पे, 3.30% से कम हो गया 24 घंटों में और ऑलमोस्ट 1% से कम हो गया है 7 दिनों के हिसाब से। यूएसडीसी जो कि और एक स्टेबल कॉइन है $1 पे ही रहेगा। 9th नंबर पे या फिर 9वें नंबर पे पोल्काडॉट है $25 पे, 2.16% से कम हो गया 24 घंटों में और 7.21% से बढ़ गया है 7 दिनों के हिसाब से। सोलाना 10th रैंक पे है $70 पे, 5.29% से कम हो गया 24 घंटों में और 10.87% से कम हो गया है 7 दिनों के हिसाब से। हमारे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज चेक करके हो गए हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करके। तो एनएफटी इनोवेटर हॉडल एसेट्स एक्वायर्स ब्लॉकचेन सोशल कमर्स। ये बहुत अलग इनका क्या कह सकते हैं, एक नई कैटेगरी इन्होंने इन्वेंट कर दी है एक्चुअली बिजनेस की, और दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन सोशल कॉमर्स। ओके, तो सोशल मीडिया अलग हो गया, ई कॉमर्स अलग हो गया और ब्लॉकचेन ये चीज अलग हो गई। इन्होंने तीनों को एक साथ कर दिया था। किसने? कॉइन लिंक करके एक कंपनी है और उनके सीईओ ने खुद ने कहा है कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन और रादर अमालगमेशन ऑफ ट्विटर, इंस्टाग्राम और अमेजोन। तो ट्विटर की तरह आप ट्वीट कर सकते हो या फिर शॉर्ट मैसेजेस लिख सकते हो लोगों के लिए जो सारे लोग आके पढ़ सकते हैं। बाद में इंस्टाग्राम जैसे आप फोटोज डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो और अमेजोन पे जैसे शॉपिंग होती है वैसे शॉपिंग भी कर सकते हो। तो बहुत इनोवेटिव कंपनी या फिर एक बिजनेस था कॉइन लिंक या रादर है। तो इसको खरीद लिया है हॉडल एसेट्स करके कंपनी है साउथ अफ्रीका की, और वो अभी फिलहाल सोच रहे हैं कि अफ्रीका से यूनाइटेड स्टेट्स या फिर अमेरिका में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे एनएफटी में जो है ग्रोथ जबरदस्त चल रही है, लोग अच्छे अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छे अच्छे इनोवेटिव कंपनीज बना रहे हैं और कुछ जो मजे हुए खिलाड़ी हैं वो कंपनीज को खरीदे भी जा रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। CoinDCX जो एक इंडियन एक्सचेंज है, CoinDCX एक्सचेंज जॉइंस एड रेगुलेटर फॉलोइंग दिल्ली हाई कोर्ट नोटिस। तो क्या हुआ था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस भेजा था। किस को भेजा था देखते हैं। वो नोटिस भेजा था वजीरेक्स करके एक्सचेंज है इंडियन, जो बाइनेंस जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है उसने खरीद लिया है ऑलरेडी। तो वजीरेक्स है और CoinDCX, इन दोनों को उन्होंने नोटिस भेजा था और उसमें उनका कहना था कि आप क्रिप्टो करेंसी के लिए ऐड कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा सेंसिबल बनाओ, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसमें वार्निंग दो। रादर जैसे म्यूचुअल फंड के ऐड के बाद में कैसे ऐड एंड में एक वार्निंग आता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है वगैरह, ऐसी सारी चीजें आप बताओ। तो ये शायद से इनके एडवर्टीजमेंट्स में ऐड इंक्लूड नहीं किया था, मैंने तो कोई इनकी ज्यादा ऐड देखी नहीं है अभी तक, लेकिन उसमें उन्होंने इंक्लूड नहीं किया होगा, इसलिए उनको सबको जो भी एक्सचेंजेस ने एडवर्टीजमेंट्स किया था उनको वो नोटिस गया था दिल्ली हाई कोर्ट से। तो अब क्या हो रहा है कि अगर एडवर्टीजमेंट्स अच्छी बनानी है या फिर रूल्स के हिसाब से बनानी है या फिर रेगुलेटेड बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, किसी रेगुलेटर के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ये ऐड देख लीजिए आप, या फिर हमारा ये कैंपेन आने वाला है, इसका हमारा ऐसा ऐसा आइडिया है, आप बताइए अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ चेंजेस लगते हैं आपको करने लायक,
तो उसके बाद वो होगा, जब होगा तब होगा, राइट। तो उससे अच्छा क्या है कि आप रेगुलेटर का हिस्सा बन जाओ या फिर रेगुलेटर की टीम में ही आ जाओ। तो कॉइन डिसेक्स ने वही स्टेप लिया है, अच्छा खासा बहुत बड़ा स्टेप है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है, शायद से इनके एडवर्टीजमेंट्स में थोड़ा बदलाव आएगा। और इन्वेस्टर्स को सारी चीजें बतानी चाहिए, राइट, अच्छी चीजें बुरी चीजें। तो वो एक फंडामेंटल जो चीज है वो होनी चाहिए। बिटकॉइन लूजेस $48,000 as analysts eye next zones for a potential BTC price bounce। तो बिटकॉइन $48,000 से भी नीचे चला गया था आज, जो कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा था, लेकिन उसको पियर्स करके वो नीचे चला गया। इसलिए सब लोग डर गए थे कि अभी पता नहीं कहाँ तक जाएगा, राइट। तो सपोर्ट जोन अच्छा खासा है $42,000 $44,000 के आसपास, यही इनका कहना है कि लेकिन कहाँ तक जाके फिर वापस ऊपर आएगा ये पता नहीं चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत तेजी से सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो गिर रही थी। और अभी हमने बात करना शुरू किया है तब से $150 से एटलीस्ट बिटकॉइन ऊपर आ गया है। और ये जो रेड था ये 1.5-2-2.5% तक 2.5% तक रेड हो गया था थोड़ी देर पहले। अभी ये 0.26% से रेड है, तो अच्छा खासा अभी धीरे धीरे ऊपर आने की संभावना लग रही है। या फिर ये जैसे हम लोग भागना शुरू करते हैं बहुत तेजी, समझो मैराथन भागना है आपको, तो आप क्या करते हैं कि समझो अभी एक थोड़ा अंतर अपने रनिंग कर लिया, फिर आप थोड़ा सा एक ब्रीदर लेते हैं या फिर थोड़ा स्लो होते हैं या फिर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप फिर से जोश से भागना शुरू कर सकते हैं, थोड़ी एनर्जी सेव करके फिर से भागते हैं। वैसे ही मार्केट ने ये ब्रीदर लिया है ऐसा समझ लेते हैं, और देखते हैं आगे जाके फिर से ऊपर जा रहा है या फिर कुछ क्रैश हो रहा है। तो देखने लायक चीज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एल सल्वाडोर्स बिटकॉइन अडॉप्शन में ट्रांसफॉर्म रेमिटेंसेस इन सेंट्रल अमेरिका। तो रेमिटेंस मार्केट मतलब क्या, कि समझो मैं इंडियन हूँ, यहाँ पे पुणे में रहता हूँ, यहाँ से समझो मैंने सब पढ़ाई वढ़ाई कर ली, उसके बाद मैं चला गया यूएस या फिर किसी भी दूसरे देश में चला गया, डेवलप कंट्री में, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ या फिर बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा के मेरे पेरेंट्स को या फिर मेरी फैमिली को यहाँ पे भेज रहा हूँ भारत में वापस, या फिर मेरे होम कंट्री में भेज रहा हूँ, तो उसे कहते हैं रेमिटेंस। और रेमिटेंस मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि ऐसे काफी सारे इंडियंस है, ऐसे काफी सारे अफ्रीकन है, ऐसे काफी सारे दूसरे एशियन भाई बंधु है कि जो दूसरे डेवलप कंट्रीज में जाके पैसा कमाते हैं और अपनी फैमिलीज के लिए घर पे भेजते हैं कुछ ना कुछ। तो बहुत बड़ा मार्केट है। और ये मार्केट में क्या है कि ये बहुत बड़ी पाइपलाइन है, समझ लीजिए आप। तो इसमें ये बहुत सारे पुराने प्लेयर है जो 50-50 साल से या फिर उससे भी पुराने जमाने से ये बड़ी पाइपलाइन में छोटे छोटे अपने नल खोल के बैठे हुए हैं कि भाई भेजना है आपको, ठीक है भेजिए, 8% लगेगा, भेजना है आपको भेजिए, आपका तो एकदम अंडर डेवलप कंट्री है, एकदम डेवलप नहीं हुआ है, तो हम लोग 12% लेते हैं। तो ऐसे ही कर रहे थे जो डेवलप कंट्रीज है, वहां पे कम परसेंट में भेजा जा सकता था पैसे। और ये मार्केट को तो बिटकॉइन ने पूरा बदलाव ला लिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया ऑलरेडी। और ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि क्या हो गया कि सेंट्रल अमेरिका में काफी सारे देश है या फिर लैटिन अमेरिका में काफी सारे देश है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग यूएस में या फिर आजू बाजू वाली कंट्रीज में जाके छोटा मोटा काम करके पैसा कमा के अपने घर में भेजते हैं। तो वो मार्केट पूरा बदल जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री ने लीगल टेंडर बना दिया है बिटकॉइन को। तो जो कुछ पैसा वहां से भेजने वाले थे वो पैसा नॉर्मली ना भेजते हुए डायरेक्टली बिटकॉइन फॉर्म में भेजेंगे, और उसमें ऑलमोस्ट कोई फी नहीं लगेगी। रादर फी जो लगेगी वो कितना पैसा भेज रहे हो उसके हिसाब से नहीं लगेगी, राइट। या फिर आपका देश कितना डेवलप्ड है, कितना अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, क्या है, उसके हिसाब से नहीं लगेगी। दुनिया में कहीं पे भी भेजो बिटकॉइन सेम फीस लगेगी, राइट। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है, और यही इनका कहना है कि आगे जाके रेमिटेंस मार्केट पूरा बदल जाएगा। कोरियन एफएससी चेयर नॉमिनी डजंट थिंक क्रिप्टो इज अ फाइनेंशियल एसेट। बहुत अच्छी बात है। कोरिया का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उनके चेयर नॉमिनी है, अभी तक चेयरपर्सन बने नहीं है, ठीक है। तो इनका कहना है कि मैं नहीं मानता कि क्रिप्टो करेंसी कोई फाइनेंशियल एसेट है। अच्छी बात है ना, तो उसको रेगुलेट क्यों कर रहे हो? क्रिप्टो एक्सचेंजेस को क्यों प्रेशराइज कर रहे हो आप, राइट। इन्होंने तो सितंबर की डेडलाइन देके रखी है कि सितंबर तक आपको पूरा का पूरा अच्छे से फाइलिंग करना है हमारे पास, नहीं तो फिर हम देख लेंगे क्या करना है। इनकी धमकी की वजह से बाइनेंस ने कोरिया का बिजनेस बंद करवा दिया। सोचिए, बाइनेंस जैसा एक जायंट जो पूरे दुनिया में काम करता है, उन्होंने इसी एंटिटी की वजह से या फिर इन्हीं के धमकियों की वजह से या फिर इन्हीं की नोटिस की वजह से उन्होंने वो साउथ कोरिया में काम करना पूरा बंद कर दिया। साउथ कोरियन लैंग्वेज सपोर्ट बंद कर दिया, साउथ कोरियन जो फियाट करेंसी है उसका सपोर्ट पूरा बंद कर दिया। और अभी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल एसेट। अरे फाइनेंशियल एसेट नहीं है तो रेगुलेट मत कीजिए ना, करने दीजिए काम। आप जाके आम को थोड़ी रेगुलेट करते हैं, आप जाके कलिंगड़ को रेगुलेट करते हो या फिर क्या पपाया को रेगुलेट करते हो।
नहीं करते हो ना, तो वैसे ही कमोडिटी समझ के आप खेलने दीजिए मार्केट्स को। तो वो नहीं करेंगे, उसको दोनों तरफ से बैंड बजानी है, राइट। तो वो एक बहुत अजीब करंटली चल रहा है, सारे दुनिया में चल रहा है। सारे रेगुलेटर एक दिन ये बोलते हैं, दूसरे दिन वो बोलते हैं, और तीसरे दिन जाके कुछ अलग ही काम करके छोड़ देते हैं। ये तो अनएक्सेप्टेबल है एक्चुअली, लेकिन ठीक है, अभी ऐसे ही चलेगा कुछ दिन के लिए। सेंट्रलाइज सिस्टम हमने बना के रखा है पिछले 150-200 सालों से, तो वो अचानक से डिसेंट्रलाइज नहीं होने वाला है। थोड़ा फाइट बैक तो होगा ही, क्योंकि ये लोग कंट्रोल इजीली छोड़ेंगे नहीं। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला भी इसी इसी लेवल पे जाएगा फिर से, राइट। एनएफटी सिक्योरिटीज है क्या? आर एनएफटी सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज मतलब क्या कि भाई आप शेयर्स बेच रहे हो किसी कंपनी के, तो वो सिक्योरिटी है, राइट। तो एनएफटीज कहाँ से सिक्योरिटी हो जाएंगे? अगर नॉन फंजिबल टोकन है यार वो, उसमें आप पेमेंट भी नहीं कर सकते हो, राइट। वो कोई शेयर नहीं किसी कंपनी का, तो सिक्योरिटी कैसे होगी? ना ही वो आपको कोई परसेंटेज लाके देने वाला है कि भाई हाँ ये एनएफटी मैंने 4 दिन रखा तो 4 दिन का 0.001% के हिसाब से मेरे अकाउंट में आ जाएगा। वो भी नहीं है, कोई परसेंटेज आउटपुट भी प्रॉमिस नहीं है, फिर भी सिक्योरिटीज के लेवल पे जा रहे हैं। तो अभी इनका कहना क्या है कि कोई कोई लोग क्या कर रहे हैं कि ये बहुत महंगा एनएफटी है, समझो कि 1 करोड़ रुपए का एनएफटी है, तो वो अलाउ कर रहे हैं 100 लोगों को मिलकर खरीदने के लिए। तो इसलिए हम लोग उसको सिक्योरिटीज में ये जा सकता है, फिर जाके रेगुलेटर्स आएंगे, फिर उनके पीछे पड़ेंगे, और उनका जो कुछ परसेंटेज है वो मिलने के बाद शांत हो जाएंगे। तो वॉट एवर, तो ये यही मुझे सेंट्रलाइज सिस्टम्स का भी थोड़ी चिढ़ आने लग गई, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, ये मेरी थॉट प्रोसेस है, आपकी अलग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। एडीए और सॉल, ये क्या है? कार्डेनो और सोलाना लीड द वे एज क्रिप्टो मार्केट सीज प्राइस पुल बैक। तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ गया है, लेकिन सोलाना और कार्डेनो की प्राइस इतनी नीचे नहीं आई, और बिटकॉइन की भी इतनी नीचे नहीं आई थी। तो एक ठीक ठाक है, ये नॉर्मल चीज है। बहुत अगर फास्ट मार्केट बढ़ता है तो थोड़ा बहुत बीच में ब्रीदर लेना ही है। आप अगर 10 किलोमीटर की रेस भागनी है, पहले 2 किलोमीटर बहुत फास्ट भाग लिए, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर आगे के 8 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं, वही हो रहा है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अभी और एक रेगुलेशन के बारे में थाईलैंड एसईसी प्रपोजेस न्यू रूल्स फॉर क्रिप्टो कस्टोडियंस। थाईलैंड के एसईसी ने काफी अच्छा रेगुलेशन बना के रखा है। उनका पहले वाला जो आया था उसके हिसाब से था कि उस टाइम पे कुछ ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज भी नहीं थी। आई थिंक 2017-18 में ही इनका रेगुलेशन आ गया था कि क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज कर दिया था, लेकिन सिर्फ 8 क्रिप्टो करेंसी अलाउ किया। कितने? 8। और उस टाइम पे शायद से 500-600 क्रिप्टो करेंसीज तो एटलीस्ट मार्केट में थे टोटल सब मिला के। तो 600-700 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, फिर कामों के लिए, और आप अपनी जनता को या फिर अपने रेजिडेंट्स को या फिर अपने एक्सचेंजेस तो थे ही नहीं, उनको तो पूरा दबा दिया था। तो सिर्फ 6 या फिर 8 क्रिप्टो करेंसी अलाउ कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए। मतलब ऐसा हो गया कि भाई ये लो, आपको एक मस्त सनसेट बनाना, मस्त एकदम सनसेट वाला व्यू बनाना है, लेकिन आपको येलो और रेड ये कलर यूज करना ही अलाउड नहीं। आपको ब्लू यूज करना है, आपको ग्रीन यूज करना है, और आपको ब्लैक यूज करना है, ठीक है। और आपको जो कागज दिया जाएगा पेंटिंग के लिए वो ब्लैक रहेगा, व्हाइट मिलेगा ही नहीं। तो तो ऐसे काम कर रहे हैं सारे रेगुलेटर मिलके। इनको खेलना है, खेलने दीजिए। 5-10 साल में यही हो जाएगा, इनका तो नामो निशान मुझे लगता है हट जाएगा। ये सारे जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड एंटिटीज है, जिनको कंट्रोल छोड़ना ही नहीं है कुछ भी करके। तो अभी फिलहाल समझिए कि 11,000 क्रिप्टो करेंसी है, और उसमें से अगर आप अपनी जनता को कह रहे हो कि नहीं आपको तो सिर्फ ये 10 अलाउड है, या फिर आपको तो ये सिर्फ 20 अलाउड है, और वो भी आपको कहाँ से लेना है? ये 3 एक्सचेंजेस है, यहाँ से ही लेना है। बाहर जाके किसी अलग एक्सचेंज से लिया तो फिर देख लेना, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब जो है ना, ये गंदगी जैसा लगने लग गया है ना। आपकी जनता है, भले ही वो आपके बॉर्डर के अंदर रहती है, अगर पैसा उनका खुद का है तो उनको डिसाइड करने दीजिए ना कि गोबर खरीदना है या सोना खरीदना है या जमीन खरीदनी है या फिर घर खरीदना है या फिर गाड़ी खरीदनी है। उनका डिसीजन है, राइट। नहीं, ऐसा चलता नहीं ना। सेंट्रलाइज कंट्रोल वाले दुनिया आ गई है अभी, जो 150-200 साल पुरानी आ गई। उसको क्या खरीदना ये भी ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। हाउस मूव्स टू कंसिडर अनअमेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो था, आई थिंक $1.3 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल उन्होंने लाया था अमेरिकन गवर्नमेंट अभी जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। और सब पार्टी ने सब मान लिया था कि हाँ ऐसा ही करेंगे वैसा ही करेंगे। फिर उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था कि $28 बिलियन हम लोग क्रिप्टो करेंसी को टैक्स करके कमाएंगे। तो ये कमाने के लिए हम लोग जो रिपोर्टिंग है कि क्रिप्टो करेंसीज का रिपोर्टिंग में कुछ बदलाव लाना चाहिए, ऐसा उनको लग रहा था। तो उन्होंने वहां पे एक आधी अधूरी लैंग्वेज यूज की थी कि जिसकी वजह से हर एक क्रिप्टो वाले बंदे को किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहा हो उसको रिपोर्टिंग करना पड़े।
रिपोर्टिंग मतलब क्या कि उनके थ्रू क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उनके सामने क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो सारी डिटेल उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये आधी अधूरी लैंग्वेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। ये बहुत लोगों ने अंडरस्टैंड किया और लॉबी बनाई, सब सारी चीजें की, दो अलग अलग ग्रुप ने मिलकर अच्छा वाला एक अमेंडमेंट बनाया, लेकिन वो अमेंडमेंट सिर्फ एक वोट की वजह से आ गया। ओके, तो समझो 100 लोग वोटिंग, 200 लोग वोटिंग कर रहे हैं, 200 में से 199 वोट्स थे, सिर्फ एक वोट नहीं था, इसलिए ये अमेंडमेंट नहीं हो पाया। तो अभी ये 27 सितंबर को ये आधा अधूरा डेफिनेशन वाला क्रिप्टो इंक्लूडेड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बिल वोटिंग को जाएगा, और अगर ये पास होता है तो यूएस में थोड़ा सा काम करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इन द सेंस कि आपको आधी अधूरी लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे जाके। ठीक है, देखते हैं पास होता है, नहीं होता है, नहीं हो तो अच्छी बात है। एक्सएमआर मतलब क्या होता है? मोनेरो। XMR developer, rather Monero developer announces Bitcoin to Monero atomic swaps, rather atomic swap capabilities। तो ये एटॉमिक स्वैप मतलब क्या है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। एटॉमिक स्वैप मतलब क्या कि भाई क्रॉस चेन, तो ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है समझिए, और ये समझिए लाइटकॉइन का ब्लॉकचेन। तो अगर समझो मैं बोलूं कि मैं यहाँ से लाइटकॉइन भेजूंगा और यहाँ पे दूसरी ब्लॉकचेन पे जाके डिलीवर होंगे बिटकॉइन, इसे कहते हैं एटॉमिक स्वैप। ठीक है, कि भाई आपको कहीं जाके ये लाइटकॉइन को बिटकॉइन में कन्वर्ट करके फिर उसको ब्लॉकचेन में, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में भेजने की जरूरत नहीं है। इन्होंने प्लेटफॉर्म ऐसा बना लिया है कि जो डायरेक्टली ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं यहाँ से एक 10 ग्राम सोने का कॉइन भेजूंगा और वहां पे आप तक पहुंचते पहुंचते वो समझिए कि 100 ग्राम का चांदी का कॉइन हो जाएगा। तो ये टाइप का फंक्शनैलिटी है ये, और बहुत अच्छी बात है। इस टाइप का फंक्शनैलिटी बिटकॉइन और लाइटकॉइन के लिए बन रहा था, ऑलरेडी रेडी है। कितना यूज होता है वो मुझे पता नहीं, उसमें शायद से कुछ इश्यूज होंगे मे बी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा न्यूज है, इसकी वजह से मार्केट में जरूर कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए थी। अब एक बार देखना चाहिए कि मोनेरो का क्या हाल है, देख लेते हैं फटाक से। ये सब बहुत नीचे चले गए हैं मोनेरो वगैरह। तो मोनेरो अभी फिलहाल 4.5% से या फिर 4.65% से कम हो चुका है। ओके, लेकिन 7 डेज के हिसाब से ऑलमोस्ट 19% से बढ़ा हुआ है, तो वहां तक ठीक है। लेकिन बिटकॉइन का तो, बिटकॉइन भी देखिए कि 7 डेज के हिसाब से ऑलमोस्ट 7% से बढ़ा है, तो अच्छी बात है। तो ये क्रॉस चेन एटॉमिक स्वैप, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये अच्छे से पढ़ाई कीजिए इसकी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। Algorithmic liquidity protocol Bankwi surpasses $1 billion in total value locked within days of Avalanche launch। तो Bankwi नाम का लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है जिसमें आप अपने फंड्स टेक कर सकते हैं, लेंडिंग कर सकते हैं और कमा सकते हैं, या फिर आप बोरो करके ट्रेडिंग करके उसमें कमा के आप वापस भी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसने रिकॉर्ड सेट किया है। सिर्फ 5 दिनों में $1 बिलियन से भी ज्यादा लिक्विडिटी इसमें घुस गई है या फिर लॉक्ड है फंड्स, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी ऐसी न्यूज की वजह से कुछ ना कुछ मार्केट में पॉजिटिव दिखने को मिलना चाहिए एक्चुअली। Kraken donates $250,000 टू ओपन सोर्स इथेरियम डेवलपर्स। तो इथेरियम के जो डेवलपर्स है, ओपन सोर्स काम करने वाले, उनको क्रैकन एक्सचेंज है, बहुत बड़ा जायंट है, उसने $2.5 लाख की मदद की है, या फिर एक फंड्स प्रोवाइड किए हैं ताकि इथेरियम 2.0 का जो उसके ऊपर जो बेस्ड और काम बाकी है बहुत सारा, तो वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। और क्रैकन बहुत बड़ा जायंट है, 13 या फिर 14 बिलियन डॉलर्स के क्रिप्टो एसेट्स उनके पास अवेलेबल है या फिर रखे हुए हैं सेफली। तो $2.5 लाख बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो हेल्प करना चाह रहे हैं ये बड़ी बात है। तो आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। उसके पहले बता देता हूँ आपको कि 25 अगस्त 2021 को शाम को 8:37 को बिटकॉइन की प्राइस थी $48,403। तो मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपसे अलविदा कहता हूँ आज के लिए। कल के एपिसोड में पक्का मिलेंगे, तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड हॉडल। बाय गाइज।